अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ हमेशा की तरह अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, हमेशा ही की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की, बात करेंगे सबसे पहले आज हम मौलाना फजलुर रहमान की। जी हाँ, मौलाना साहब को भी अक्सर लोग जानते ही हैं और अगर नहीं जानते तो जान जाएँगे। और मौलाना साहब जो हैं वो बहुत एक्टिव किस्म के रिलीजियस पार्टी के जो हैं वो मेंबर हैं, हेड हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि जो भी पार्टी जीतती है पाकिस्तान में इलेक्शन में, यानी जिसको भी लाया जाता है, मौलाना साहब उसके साथ हो जाते हैं। इस बार बस एक फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि मौलाना साहब जो है वो कुछ नाराज से नजर आ रहे हैं और मौलाना साहब ने पीएमएल-एन का साथ नहीं दिया और अब वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई को प्रोटेस्ट के लिए भी परमिशन मिलनी चाहिए और पीटीआई के साथ मौलाना साहब जो हैं वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मौलाना फजल रहमान का कहना ये है कि जो आपके मातहत होने चाहिए थे वो आज हमारे आका बने हैं, आज हम उनके हुक्म पे चल रहे हैं। हाँ है, मुझे लगता है मौलाना साहब ये एजेंसीज और आर्मी को कह रहे हैं। ऐसा ही लगता है, मेरा ख्याल है मौलाना साहब जो हैं वो हाफिज साहब की बात कर रहे हैं। लेकिन बात सर ये कि इनको हमारा मातहत होना चाहिए था, हम इनके मातहत है, मतलब इनको हमारी बात सुन के काम करना चाहिए था, लेकिन हम इनके ऑर्डर्स जो है फॉलो कर रहे हैं, ये कहना है जी मौलाना साहब का। लेकिन मौलाना साहब ये तो पिछले लास्ट 76 ईयर से होता चला आ रहा है, आपको आज जाके पता लगा है। इनसे पहले बहुत सी जो है वो आर्मी चीफ्स आए, इनसे पहले बहुत सी एजेंसी के बहुत से हेड आए और बहुत कुछ हुआ। तो तब तो मौलाना साहब आप कुछ नहीं बोले। और हमने तो ये भी सुना है कि आपके ना थोड़ा मतलब हेलो हाय है, आजकल पता नहीं क्यों आप नाराज नाराज दिखाई दे रहे हैं। शायद कोई सीट नहीं दी आपको, इस वजह से शायद आप इलेक्शन में आपको हरा दिया गया, आपको आने नहीं दिया असेंबली में, कोई इस तरह की बातें मुझे लगता है। लेकिन खैर ऐसा मेरा अंदाजा है और आपको तो पता है ना कि अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। लेकिन खैर मौलाना साहब कुछ और भी कह रहे थे आज असेंबली में खड़े होकर। मौलाना साहब ने तो जी हलला मचा दी और हम आपको सुनवाते हैं कि मौलाना साहब ने क्या कहा। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात सियासतदान जिम्मेदार, हुकूमत। जी, तो ये थे मौलाना फजलुर रहमान जो कह रहे थे कि पाकिस्तान और भारत एक ही दिन आज़ाद हुआ, 15 अगस्त। लेकिन मौलाना साहब एक तो 15 अगस्त की मुझे समझ नहीं आती, 14 अगस्त है, हम तो 14 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन ये कि हम आज़ाद नहीं हुए थे, हमें तो क्रिएट किया गया था ना, मुल्क तो बना था, आज़ाद तो हिंदुस्तान हुआ था, अंग्रेज़ों से भी और हमसे भी। तो इसीलिए वो तरक्की कर गए। वैसे हमने जिसका साथ छोड़ा है या जिसने हमारा साथ छोड़ा है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, वो हमने देखा कि वो प्रोग्रेस कर गया। इकोनॉमी भी उनकी ठीक हो गई, एजुकेशन सिस्टम भी उनका ठीक हो गया, फौज भी उन्होंने साइड पे रखी कि जहां फौज का काम है वहीं तक रहे। तो इसका मतलब तो यही है कि जो जो हमारे पास से चला गया या हम जिसके पास से खुद आ गए, उन सब के लिए बेहतर हो गया और हमारे लिए तो जाहिर है कि जो हो रहा है सो हो रहा है। लेकिन मौलाना साहब का ये भी कहना है, जैसे आपने इस पे भी सुना, मौलाना साहब ने कहा कि जी बरसों से यही होता आ रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन फिर मौलाना साहब घूम फिर के मौलाना साहब को याद आएगा, वो मैं तो पाकिस्तान में ही रहता हूँ, वो यहीं का पासपोर्ट है। तो मौलाना साहब ने कहा जी सारी चीजों के जिम्मेदार ना ये पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन मेरे ख्याल है आगे मौलाना साहब ने कुछ ना कुछ नाम जो है वो लिया है एजेंसीज और फौज का भी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये चेंज आया है और पाकिस्तान में ये चेंज ना सिर्फ असेंबली के अंदर हमने देखा है, बल्कि इससे पहले आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी
جو ہے وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے بڑا زور زور سے بتایا تھا کہ جی 5 جنگیں لڑی ہم نے, کوئی جنگ جیتی نہیں, تو ہم یہ ہو گئے تو ہم وہ ہو گئے. تو اس کے بعد پتہ نہیں خواجہ سے صاحب کے ساتھ کیا ہوا, لیکن بہرحال وہ خیر خیریت سے ہیں اور ابھی بھی منسٹر ہے. مگر اب ہم نے دیکھا کہ میڈیا میں بھی لوگ بات کرنے لگے ہیں. ویسے تو بہت سے لوگ دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں, ایسے کیسے جی اسلام آباد میں بیٹھ کے بات کر لی, ایسے کیسے کر لیا جی, ایسے کیسے بول دیا. تو جی بات ساری یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو بچے کو پتا ہے. ہم کوئی اندر سے سیکریٹ تھوڑی نکال کر لا رہے ہیں کہ جس سے کہ وہ کہے کہ جی یہ بات تو کسی کو پتا ہی نہیں تھی. جیسے حامد میر صاحب نے کہا تھا نا, وہ آپ کو یاد ہے وہ جو تھے کیا فیض حمید صاحب کا, اور کہا تھا کہ پچھواڑے میں ہاں بالکل. تو وہ خبر تو حامد میر صاحب کیونکہ نکال کے لائے تھے تو انہوں نے ظاہر ہے پھر انہوں نے حامد میر صاحب سے خیریت پوچھی. لیکن ہم جو بتا رہے ہیں وہ بات تو اب یہ بات بچے کو پتا ہے, سبھی کو معلوم ہے. تو اس وجہ سے جو میڈیا بات کر رہا ہوتا ہے, جو سوشل میڈیا بات کر رہا ہوتا ہے, جو یوٹیوبرز بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ اسی خبر کو لا رہے ہوتے ہیں جو آلریڈی باہر آ چکی ہوتی ہے. ہم جا کر کسی ٹیبل کے نیچے گھس کے, کسی صوفے کے پیچھے چھپ کے خبر نہیں لا رہے ہوتے. تو اس لیے جن لوگوں کو یہ پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے کہ جی یہ لوگ کیسے بات کر رہے ہیں اور وہیں بیٹھ کے کیسے بتا رہے ہیں, کیونکہ بہت سے ایسے بھی ہیں نا جو کہتے ہیں کہ جی ہماری جان کو خطرہ تھا تو اس لیے ہم بھاگ کے نا کسی اور کنٹری میں چلے گئے, انگلینڈ چلے گئے فار ایگزامپل, اور اس کے بعد وہاں بھی جان کو خطرہ ہے, اور یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو ان لوگوں کو خیر آئی وش کہ ان کی جان کو خطرہ نہ ہو, اور وہ اسی طرح سے ہم انٹرٹین کرتے رہیں جیسا بھی کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب پاکستان میں چینج ضرور آئے گا, لگتا ہے ایسا ہے, کیونکہ اب ہر ایک بات کرنے لگا ہے. مولانا صاحب نے بھی, جیسا میں نے کہا آپ سے, کہ ایک طرف اشارہ کیا ہے کہ جی ایجنسیز اور آرمی کے اوپر, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جس طرح سے الیکشنز ہوتے ہیں, جس طرح سے ریزلٹس آتے ہیں, جو ملک کا حال ہوا ہے, بھارت کی تعریف کی مولانا فضل الرحمان نے. ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیے آج وہ سپر پاور بننے جا رہے ہیں, اور ظاہر ہے ان کی اکانومی, ان کی فارن پالیسی, ہر ایک کی تعریف کی مولانا صاحب نے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال اس لیے بھی ہے ایسا کہ ہم نے اپنے اوپر کام ہی نہیں کیا. ہم یہی کرتے رہے کہ کسی طریقے سے دوسرے کا نقصان کر دیں, کسی طریقے سے دوسرے کے کام میں خرابی لے آئیں, اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پریشانی رکھیں, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم آگے نہیں بڑھ پائے, جو کہ ہمیں بہت پہلے آگے بڑھ جانا چاہیے تھا. ہمیں کئی چیزوں میں پروگریس کر جانا چاہیے تھا. پاکستان میں بھی لوگ ایسے ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن ہم نے اس طرف دھیان نہیں دیا. ہم اسی میں لگے رہے کہ کبھی یہاں سے گھس بیٹھیے بھیج دیں, کبھی ادھر سے نان اسٹیٹ ایکٹر نکل جائیں, تو کبھی ہمیں کشمیر چاہیے, تو کبھی ہم نے دہلی میں جو ہے وہ لال قلعے پہ ہم نے فلیگ لگانا ہے, کبھی ہم نے غزوہ ہند کرنا ہے, تو کبھی ہمیں فلسطین جانا ہے. تو ہم اسی چیزوں میں لگے رہے, جبکہ باقی دنیا, چاہے وہ گلف کنٹریز ہوں, چاہے وہ یورپین کنٹریز ہوں, چاہے وہ بھارت ہو, بنگلہ دیش ہو, کوئی بھی کنٹری دیکھ لیں, وہ اپنے آپ میں کام کرتے رہے, اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے رہے, اور اسی وجہ سے وہ آگے بڑھ گئے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہر چیز ہر جگہ پرفیکٹ ہے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں ابھی بھی بھارت میں بھی, اور کئی جگہ جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن بہت سی جگہ انہوں نے کام بھی کیا ہے. ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بتانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم کچھ بتا سکیں کہ ہمارے یہاں کس فیلڈ میں کام کیا گیا ہے, ہمارے یہاں کیا ہوا. ہم جو سپورٹس میں تھوڑا بہت اچھے تھے, اسکواش ایک گیم ہوا کرتا تھا ہمارا, وہ بھی غائب ہے. ہاکی ہمارا نیشنل گیم تھا, ہاکی کی ٹیم اب ہماری کہاں ہے, کہیں دکھائی نہیں دے رہی. کرکٹ کا حال بھی خراب ہے, اور کچھ ہی سال میں لگتا ہے کہ کرکٹ سے بھی ہم ٹاٹا بائی بائی کرنے والے ہیں. لیکن باقی چیزیں آپ ہماری فلم انڈسٹری کو دیکھ لیجئے. ہماری فلم انڈسٹری پہلے جو تھی, وہ پرانی موویز جو آیا کرتی تھی, سنا ہے کہ وہ پھر بھی بہتر ہوتی تھی, میوزک بھی بہتر ہوتا تھا. اس کے بعد فلم انڈسٹری بھی ہماری بیٹھ گئی, بلکہ لیٹ گئی. اور اس کے بعد ہم نے یہ شروع کیا کہ جی ہم نے جی کاپی کرنا شروع کر دیا ہر جگہ سے. ہم موویز دیکھ کر اور اس کے بعد موویز بنانے لگے. ظاہر اس زمانے میں انڈین موویز اور ہالی ووڈ کی موویز جو ہیں وہ بھی آنی شروع ہو گئی تھی, سی ڈیز آنے لگی تھی, ڈی وی ڈیز آنے لگی تھی. ہم نے کچھ بھی محنت کرنی چھوڑ دی. اور اب تو خیر ایک زمانہ وہ بھی ہم نے سنا ہے جس میں ہمارے جو ٹی وی پلیز ہوا کرتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ جس سے بھارت میں بھی بہت دیکھا جاتا تھا, اور کہتے تھے لوگ کہ جی بھارت میں جی روڈ تھی وہ سنسان ہو گئی, مارکیٹ میں لوگ نہیں تھے, کیونکہ پاکستان کے کوئی ٹی وی پلیز آ رہے تھے. اور اب پاکستان ٹی وی پلیز کا حال یہ ہے کہ اب ہم یہاں پاکستان والے جو ہے وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. اتنا برا اسٹینڈرڈ کر لیا ہے کہ نہ کوئی سٹوری ہوتی ہے, نہ کچھ ہوتی ہے. تو میں نے تو یہی سنا ہے کہ بہت برا حال ہے. اینی وے, اگر ہم پرانے ٹی وی ڈراماز وغیرہ سے کمپیئر کریں تو آج کے ٹی وی ڈراماز جو ہیں وہ واقعی میں ان کا حال بہت ہی خراب ہے. پاکستان میں نہ صرف یہ کہ ہم نے آرٹ اور اس کا بیڑا غرق کیا, سپورٹس میں ہم نے بالکل ہی بینڈ بجا دی, لیکن
साथ साथ हमने अपनी इकोनॉमी तो खैर तबाह की, एजुकेशन सिस्टम भी मैंने जैसे बताया था किया, लेकिन अब हमारे पॉलिटिशियंस उठने लगे हैं, बोलने लगे हैं, तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। और खास तौर पे अगर मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग उठकर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया है। और उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे उन लोगों का है जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, क्योंकि टीवी चैनल्स पे अगर आप करते हैं तो उनको तो खैर डिक्टेशन आता है, आप चाहें आप ना चाहें आपको वही बात करनी पड़ती है। लेकिन सोशल मीडिया पे कम से कम आप अपने दिल की बात करते हैं, आप वो कहते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो मैं उन लोगों को जरूर अप्रिशिएट करूंगी, उनको जरूर दाद दूंगी जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के मीडिया के सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह से बात करी, और उसके बाद लोगों तक जो है ये अवेयरनेस पहुंचाई कि पाकिस्तान में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कौन गलत कर रहा है और किसने पाकिस्तान का ये हाल किया है। तभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो अथॉरिटीज हैं वो सोशल मीडिया को लेकर भी काफी परेशान है। उनको लगता है कि अगर सोशल मीडिया को स्लो डाउन कर देंगे तो शायद पब्लिक के दिमाग बंद हो जाएगा, लेकिन अब वो टाइम गुजर गया और पाकिस्तान को आप चाइना नहीं बना सकते। लेकिन ये जरूर है कि मैं दोबारा कहूंगी कि जो मीडिया के लोग हमारे जो सोशल मीडिया के पे काम कर रहे हैं, बहुत से खैर मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भी सोशल मीडिया पर आ गए हैं, यूट्यूब पर आ गए हैं, और वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से फैक्ट्स को रखते हैं, वो यकीनन तारीफ के काबिल हैं। और यकीनन उनको सुनकर, उनको देखकर शायद हमारी अथॉरिटीज को भी कुछ ख्याल आए और वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल तो खैर ऐसा कुछ लगता इसलिए नहीं है कि अभी भी हम यही देख रहे हैं कि जितने भी सिविलियन इदारे हैं वहां पे रिटायर्ड फौजियों को लगाया जा रहा है। अभी तक सिविलियंस को सिविलियन जॉब पे रखने का रिवाज शायद हमारे यहाँ शुरू नहीं हुआ है। अभी तक हमारे यहाँ वही परंपरा चली आ रही है कि जी कोई ना कोई रिटायर्ड फौजी जो है, रिटायर्ड जनरल जो है, वो आकर कब्जा कर लेता है और किसी सिविलियन इदारे में बड़ी जगह पर लाखों की सैलरी उठाने के लिए बैठ जाते हैं, और उनको कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। इसलिए कि मेरे ख्याल से ये जिस वक्त 1947 में जब पाकिस्तान बनने जा रहा था, तो गलती से डीएचए की जमीन जो थी वो पाकिस्तान को दे दी गई कि जी यहाँ पर आप पाकिस्तान बना लें। तो इसलिए आपको हर जगह डीएचए 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 नजर आता है। सिविलियन लोग आपको कम ही दिखाई देते हैं, या बेचारे होते तो हैं, खैर बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये कि उनके पास पावर कोई नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब आपको नजर आ रहे हैं। उनका कहना है हमारे सामने महंगाई का शदीद मसला है, कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया है। तो जी ये कर्जों का जाल जो है, यानी जो लोन्स आप उठाते जा रहे हैं, वो आम पब्लिक तो नहीं ले रही ना शहबाज शरीफ साहब, आप ही लोग ले रहे हैं। और आप ही लोग ना एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप ही लोग हैं ना कोई जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि लोग जो है वो काम कर सकें। तो फिर यही होगा ना कि आप लोन पे लोन मांगे जा रहे हैं और जो देने वाले हैं वो भी देते चले जा रहे हैं। वरना अगर वही लोग थोड़ा सा ख्याल कर ले और आपको लोन देना बंद कर दें, तो शायद पाकिस्तान के लिए आप कुछ सोचें, शायद आप लोग भी कोई चीज बनाएं, कोई फैक्ट्री ओपन करें। वरना भारत के साथ ट्रेड करने का नारा तो बहुत लोग लगा रहे हैं, लेकिन मुझे कोई ये भी बता दें भारत के साथ जब आप ट्रेड करेंगे तो भारत को आप देंगे क्या? या फिर वही जो हमारे एक दोस्त कहते हैं ना कि आप लोग बनाते क्या चड्डी बनियान के अलावा। लेकिन खैर चड्डी बनियान भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं उनसे कहना चाहूंगी सर हर चीज को इतना हल्के में मत लिया करें, क्योंकि बाकी कपड़े तो चले मिल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से पहन ही लेते हैं, लेकिन वो भी एक बहुत जरूरी चीज है जो आपने मेंशन की है, और उसके बगैर भी गुजारा नहीं है। तो इसलिए प्लीज पाकिस्तान को बिल्कुल हल्के में नाले में बता रही हूँ आपको। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान को जरूर सोचना है कि आखिर हम हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए क्या होगा। हम अगर भारत से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करें, हम ट्रेड शुरू करें, तो हम भारत को ऑफर क्या करेंगे। वो अलग बात है कि वो हमने कुछ दिन पहले, आपको जानते हैं 1-2 दिन पहले हमने ड्रग्स भेज दी थी, ड्रग्स ले लो ड्रग्स ले लो, वो हमारा चलता रहता है। लेकिन उसके अलावा भी तो और चीजें होती है ना, तो वो हम क्या करेंगे। लेकिन जाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक उस बारे में कुछ बताया नहीं है, और जैसे ही वो कोई स्टेटमेंट देंगे हम फटाफट आपको वो स्टेटमेंट बता देंगे। बात करते हैं हम एक बार फिर जो है वो यूएई की। कहा जा रहा है जी कल से शदीद बारिशें होने वाली हैं दुबई में। जी हाँ, यूएई में कल से दोबारा तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और लेकिन आई होप कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है या वहाँ की जो लोग सब कुछ मैनेज करते हैं, जो मैनेजमेंट है वहाँ की, वो जरूर इस बार एहतियात करेगी और उन्होंने कुछ ना कुछ सोच लिया होगा कि जब बारिश होगी तो बारिश के पानी को कैसे निकालना है, ताकि दोबारा से लोगों की गाड़ियां, घर
और सामान जो है वो खराब ना हो। वरना आपने देखा था कि दुबई मॉल और कई दूसरी जो जगहें जहाँ की फुटेजेस आ रही थी, वहां किस कदर पानी था, शीशे टूट टूट के गिरे हुए थे और अजीब सा लग रहा था। ये और बात है कि दूसरे दिन उन्होंने कहा जी हमने तो एक दिन में ठीक कर लिया। आपने ठीक है एक दिन में ठीक कर लिया, लेकिन लोगों का लाखों का सामान जो तबाह हुआ उसमें तो खैर टाइम लगेगा ना उसको सही होने में या कुछ भी उसका रिफंड होने में। तो बहरहाल देखते हैं कि दुबई इस तरफ कब काम करेगा, क्योंकि अब अगर वहां बारिशें शुरू हो ही गई हैं तो उनको इस सिलसिले पे भी काम करना चाहिए कि उन बारिशों से बचा कैसे जाए या उन बारिशों के नुकसान से कैसे बचा जाए। बात करेंगे हम एक बार फिर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी, और ये जो आपको नजर आ रहे हैं हाफिज नईमुर रहमान, ये खोखली हुकूमत है जिसका आवाम से कोई लेना देना नहीं है। शऊर पैदा हो चुका है, नून लीग पंजाब से भी फारिग हो जाएगी। जी हाँ, इनका कहना ये है कि जी पीएमएलएन जो है वो पंजाब में भी उसकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी और ये खोखली गवर्नमेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है। खैर ये तो हर एक ही कहते हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है उसके बारे में यही कहा जाता है कि ये खोखली गवर्नमेंट है। तो जी वो मजबूत गवर्नमेंट कब आई थी पाकिस्तान में और कौन सी आई थी, जरा ये भी बता दीजिए। इसलिए कि पाकिस्तान में तो जो भी गवर्नमेंट आती है वो इसी तरह की आती है, खोखली गवर्नमेंट सी आती है या ऐसी हल्की फुल्की गवर्नमेंट सी आती है जो कुछ ही दिनों में गिर जाती है या भाग जाती है। तो इसलिए कोई खास नई बात इन्होंने नहीं कही है, मगर ये जरूर है कि लग यही रहा है कि पीएमएलएन जो है वह उससे लोग काफी नाराज हैं। अब बात अगर हम कर लें एक बार पीएमएलएन की ही, ये आपको हिना परवेज भट्ट दिखाई दे रही है। पीटीआई वालों का लीडर डील के लिए दूसरों के पांव पड़ रहा है मगर कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। इनकलाबी होने की सारी हवाई बातें हैं। जी हाँ, बार बार कहा जा रहा है कि पीटीआई के जो लीडर है यानी इमरान खान वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही। कभी कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है, इमरान खान बात करना नहीं चाहते। इसी तरह की स्टेटमेंट दोनों तरफ से आती है और जाती रहती है, लेकिन अभी तक मालूम नहीं हो सका कि हो क्या रहा है। मगर ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है और कहीं ना कहीं कुछ तैयार किया जा रहा है। हो सकता है हम लोग बहुत जल्द इमरान खान साहब को दोबारा पॉलिटिक्स में एक्टिव देखें, जो कि खैर होना भी चाहिए। एज अ पॉलिटिशियन उनका राइट है कि वो जेल के बजाय बाहर हों, क्योंकि जब सभी लोग बाहर हैं तो फिर खान साहब अकेले जेल में क्या करेंगे। आपने तो देखा ही है कि कई बार लोग जा चुके हैं, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब भी गए हैं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज। तो अब इमरान खान रह गए तो चले उनको भी सैर सपाटा करा के लिया। लेकिन असल बात तो वो है कि ये लोग कब जाएंगे, मतलब जो बाकी के लोग हैं वो कब जाएंगे। मैं तो ये कह रही हूँ, मैंने किसी का कभी नाम लिया है क्या, कुछ कहा है क्या? इसलिए कि मैंने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जैसे सिविलियन गवर्नमेंट के लोग या सिविलियन जेल में जाते हैं, सजाएं भुगतते हैं, वहां रहते हैं। जेल की रोटी तो खैर जेल की रोटी तो नहीं खाते, वो कुछ ज्यादा हो जाएगा अगर मैं बोलूँ कि खान साहब ने जेल की रोटी खाई है, इसलिए कि खान साहब तो देसी मुर्गे और देसी बकरे और देसी घी खा रहे हैं। लेकिन फिर भी जेल तो जेल होती है, तो जेल में अगर वो जेल यात्रा करके आ सकते हैं तो बाकी के लोग क्यों नहीं। खैर उनका भी हमें इंतजार रहेगा। और जैसा कि बहुत कुछ पाकिस्तान में चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कभी हम ऐसा बदलाव भी देखें जहां पर कानून सबके लिए एक ही जैसा हो। हम बात करेंगे एक बार फिर पीटीआई की। और जी ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है ये भी पीटीआई की ही सपोर्टर हैं। और खतीजा शाह, मुझे ना तो कोई खौफ है ना ही कोई डील की है, हमेशा की तरह आज भी पीटीआई के साथ हूँ, ये कहना है इनका। ये भी काफी लंबे अरसे के लिए इनको भी जी जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि ये भी इन्वॉल्व थी 9 मई का, जो आपको पता है इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो मोड़ ले गए थे, मटन ले गए थे, बटर ले गए थे, चेरीज ले गए थे उठा के। वो जी 9 मई से मुझे याद आया कि कल 1 मई है और उसके 8 दिन के बाद 9 मई का मेरा ख्याल है कि जुलूस जो है वो जरूर निकाला जाएगा, क्योंकि हम उसमें से नहीं निकल पा रहे जी। पूरा साल हो गया लेकिन वो 9 मई ऐसा फंसा है लोगों के गले में कि वो किसी तरीके से उससे जान नहीं छूट रही। लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान में कभी कुछ और भी हुआ होगा। ऐसा लग रहा है कि एक 9 मई के पास जाकर जिंदगी वहीं खत्म हो गई है, बस वहीं रुक गई है। और हर एक जो है बस हर किसी को बस ये कहना है कि जी मैं 9 मई की बड़ी मजम्मत करता हूँ। जी मैं भी कह देती हूँ जी मैं 9 मई की बड़ी मजम्मत करती हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है कि 9 मई को सब कुछ हुआ, नहीं होना चाहिए था। खैर बहरहाल अगर मैंने ऐसा नहीं कहा तो आपको पता है ना कि क्या होगा, तो इसलिए मैंने कह दिया। तो चलो अब मेरे ये रिकॉर्ड पे तो आ गया ना जी, मैं 9 मई की मजम्मत करती हूँ, बहुत गलत हुआ था। ये चेरीज वेरीज उठा के नहीं ले जानी चाहिए थी, बहुत बुरी बात है जी जिन्होंने भी किया था। खैर हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे एक बार फिर फवाद चौधरी साहब की। पीटीआई में फवाद चौधरी साहब दोबारा आ गए। पीटीआई नहीं छोड़ी, ये कहना है उनका। पता नहीं छोड़ी, पीटीआई ने नहीं छोड़ा या आपने पीटीआई को नहीं छोड़ा, लेकिन बहरहाल पीटीआई में दोबारा फवाद चौधरी साहब शामिल हो चुके हैं।
اور یقیناً اب عمران خان صاحب بھی لگتا ہے کہ واپس آنے ہی والے ہیں، کیونکہ ایک ایک کر کے ان کے سارے ساتھی جو اڑ گئے تھے وہ واپس آ رہے. ہم یہاں سے چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. خوش رہا کریں، اور کوئی چھوٹی موٹی ٹینشن ہوتی ہے تو پریشان نہ ہوا کریں، ٹھیک ہو جاتی ہے. اور اگر نہیں ٹھیک ہوتی تو پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، تو یہ یاد رکھا کریں. وہ کیا ڈائلاگ تھا ویسے. خیر یہاں سے میں چلتی ہوں اور جلدی پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو.